चौपाल, देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने संगला वो जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक भाई बहनों, हर बार आप अपना कार्यक्रम में कोई ना कोई नया विषय लेकर हाजिर हुआ दिया। आज भी आप एक नए विषय पर बातचीत करांगा और आज आप विशेष अपने किसान भाई बहना के लिए लेकर आया हाँ वो कार्यक्रम। आज आप बात करांगा यूरिया को विकल्प नैनो यूरिया। भाई अपना सगला किसान भाई बहन बहुत मेहनत करे है, अपनी अच्छी फसल और उत्पादन के लिए बहुत सारी मेहनत लागे है और मेहनत के साथ साथ खूब सारो पानी, खाद, बीज और बहुत सारे रसायनों को भी अब इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब टाइम के साथ साथ देखने में आ रहे है कि बहुत सारे अच्छे उत्पादन के चक्कर में कई हो रहे है कि कई बार किसान भाई बहुत ज़्यादा यूरिया, बहुत सारा DAP जो को आप बोला हाँ भी को इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और जिस आप देख रहे हैं कि आपने खेती बाड़ी पर भी को जो कैसे कहा कि एक नुकसान भी मिल रहे है देखने के लिए, तो की तरीके से आप यूरिया को इस्तेमाल कम करके और एक कोई विकल्प भी आप लेकर आज कहाँ वो आज आप बातचीत करांगा। और अपने पास अब नैनो को विकल्प है, यूरिया को विकल्प है नैनो यूरिया और नैनो DAP। तो कई है ये चीज़ें और क्या इस्तेमाल करके अपना किसान भाई बहना ने फायदो होगो इस आज आप चर्चा करांगा। और ये विषय पर बातचीत करने के लिए अपने साथ पधारा है सुधीर मान जी। आप राज्य विपणन प्रबंधक इफ्को से आया है, जयपुर पधारा। बहुत बहुत स्वागत है सुधीर जी आपको। तो स्वयं पहला तो सुधीर जी आप जानना चाहूँगा कि जो यूरिया आयो सर्वप्रथम जब भी आयो तो यूरिया आयो, कब आयो, क्यों आयो, कहीं की आवश्यकता थी, की तरीके से इस्तेमाल कर रहा था अपना भाई बहन? देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश में इतना अनाज उत्पादन नहीं था कि हमारी उस समय जो 33 करोड़ लगभग जनसंख्या थी उसका भी पेट आराम से ढंग से सम्मानजनक तरीके से भर सकें जी। तो अब दिक्कत ये थी कि हमारी जो उस समय सरकार ने कोशिश भी की, लेकिन जो वैरायटी उस समय होती थी वो वैरायटी ज़्यादा उपज देने वाली नहीं थी। लेकिन जब हरित क्रांति हुई, हमें अच्छी वैरायटी मिली, तो अच्छी वैरायटी मिली, जब उनको बोया गया तो उनसे भी उपज उतनी नहीं प्राप्त हुई। तो फिर वैज्ञानिकों ने पाया कि जब उनको हम खुराक नहीं देंगे तो वो पहलवान कैसे बनेंगे। तो खुराक का पता किया, तो उस समय तक जो प्रचलन में था DAP, यूरिया, यही और सुपर फास्फेट जो बोलते हैं ये प्रचलन में थे। हमारे देश में DAP यूरिया के कारखाने भी नहीं थे, न के बराबर थे। तो सरकार ने उस समय कोशिश की कि भाई हमें तो ज़्यादा उपज लेनी है तो हमें भी यूरिया के कारखाने लगाए जाने। तो पौधों को क्या होता है कि 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जो किसानों द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्व है वो है नाइट्रोजन, और यूरिया में हमें नाइट्रोजन ही मिलती है 46%। तो चूँकि उस समय की आवश्यकता थी तो ये हमने यूरिया किसानों को उपलब्ध कराया और किसानों ने भी उसको अपने खूब उपयोग किया और खूब उससे उपज भी बढ़ी उस समय। तो इस तरह से यूरिया धीरे धीरे किसानों का प्रिय उर्वरक बन गया था जी। तो इस तरीके से आप देखा कि यूरिया आपने इस्तेमाल में आया, अपने किसान भाई बहन अपनी फसल ने बढ़ाने के लिए, उत्पादन ज़्यादा लेने के लिए यूरिया को इस्तेमाल करे लगे। लेकिन टाइम के साथ साथ आप देख रहे हैं यूरिया को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे और अब वैज्ञानिक वगैरह शोध कर जब यहाँ बताओ कि भैया आपने खेत की जगह ज़मीन है वह भी खराब हो रही है अगर इससे ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि किसान भाई अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, बस यहाँ सोचे कि आप ज़्यादा उर्वरक डालांगा, ज़्यादा यूरिया को इस्तेमाल करांगा तो अपनी खेती बाड़ी ज़्यादा होगी, जबकि हर चीज़ की एक मात्रा हुआ भी अपने शरीर में भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने चीज़ें चाहिए, जबकि भी तरीके से पोषक तत्व अपनी ज़मीन में भी चाहिए हुआ है। तो अगर बे मात्रा से ज़्यादा आप डालेंगे अच्छो समझ के तो वो भी कठिन कठा अपने नुकसान दे रहे हैं। तो परंपरागत यूरिया थी बीस आपा भी फसला ने बढ़ायो भी उत्पादन भी बढ़ियो आपनो, तब नैनो यूरिया मतलब एक विकल्प में लाने की कहीं ज़रूरत महसूस हुई? दो मुख्य कारण है। पहला कारण तो जैसा आपने ही बता दिया कि किसान भाई इसका बहुतायत में उपयोग कर रहे हैं और बहुत सालों से उपयोग कर रहे हैं, तो इससे इस हमारी ज़मीन पे इसका बुरा असर पड़ रहा है। ज़मीन और पर्यावरण दोनों पे मैं बताता हूँ। इससे भी पहले एक और कारण है कि आपने देखा होगा कि हर साल मुख्य सीजन में यूरिया की कमी आ जाती है बाज़ार में और हमारे किसान भाई इधर से उधर भटकते हैं, कई जगह लाइन लगते हैं, कई जगह पुलिस को बल प्रयोग करके अनुशासन बनाना पड़ता है। तो दिक्कत क्या होती है कि हमारे देश में लगभग 3,60,00,000 टन यूरिया की खपत है, लेकिन जो हमारा उत्पादन है वो इतना नहीं है। हमें करीब 70 से 80 लाख टन यूरिया जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने में एक तो बहुत ज़्यादा समय लगता है और वो आसान काम नहीं है कि जब एक बाज़ार में सामान नहीं मिला दूसरे बाज़ार से ले आए। उसके लिए सरकार का बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम होता है, दूसरे देशों से बात करनी पड़ती है, कहाँ उत्पादन सरप्लस में है वहाँ से करें।
और उससे बड़ी बात यह है कि उसमें पैसा बहुत सारा लगता था। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, जैसे भारत हमारा चूंकि बहुत बड़ा मार्केट है, जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इंपोर्ट करने जाते हैं वहाँ रेट बढ़ जाती हैं। तो एक तरह से वो ब्लैकमेलिंग भी हो रही थी, और दूसरा हमारे को जो पेमेंट हम विदेशों को करते थे वो डॉलर में लेते थे, तो हमारे रुपए पे भी दबाव आता था, और इस तरह से भारत सरकार पे। और तीसरा आप ये देखो कि यूरिया का एक बैग किसानों को 266 रुपये 50 पैसे MRP पे उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब इंपोर्ट करते थे तो बीच में एक समय तो ऐसा आ गया था कि इसके एक कट्टे की कीमत इंपोर्टेड की 4000 तक पहुंच गई थी 2 साल पहले। तो सरकार पे सब्सिडी का बोझ इतना बढ़ गया था कि सन जैसे अभी जो 23-24 खत्म हुआ, इससे पहले 22-23 में 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी, और 23-24 में लगभग 2 लाख करोड़ की सब्सिडी खाद पे सरकार को देनी पड़ी। तो एक तो हमारे दूसरों देशों पे निर्भरता हो रही है, और हमें अपना रुपये पे दबाव आता है, डॉलर में पेमेंट करना है। तीसरा, इतना पैसा बेकार जा रहा है। यदि ये सब्सिडी बचती तो भारत सरकार क्या करती, हमारे युवा जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी उपलब्ध करवाती, या उस पैसे से हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता, सड़कें अच्छी बनती, पानी बिजली की सुविधा होती, लेकिन वो सारा पैसा फर्टिलाइजर की सब्सिडी में जा रहा था, एक कारण। दूसरा कारण ये कि इतना महंगा जो यूरिया है, आज की तारीख में भी यूरिया का एक बैग की कीमत लगभग लागत 2000 के आसपास आ रही है, और वो हमारे किसान भाइयों को 266 रुपये 50 पैसे MRP उस पर उपलब्ध करवाते हैं। तो अब दिक्कत देखो क्या है कि इतना महंगा जो खाद इतनी सब्सिडी पे उपलब्ध करवा रहे हैं, इसके साथ एक शॉर्ट कमिंग या इसकी लिमिटेशन है। ये ऑन एन एवरेज 100 किलो हम खेत में डालते हैं तो मुश्किल से 30 किलो काम आता है, 70 किलो बेकार चला जाता है। तो अच्छा, 70 किलो बेकार चला गया वो भी कोई बात नहीं कि चलो पैसे का नुकसान हुआ, इससे ज़्यादा एक नुकसान हो रहा है। जो 70 किलो बेकार जाता है वो क्या करता, कहाँ जाएगा? या तो वो सूखे खेत में हम यूरिया डालते हैं तो उसमें नाइट्रोजन हवा में निकल जाती है, तो हमारा वायु प्रदूषित हो रही है, जिस वायु में हम सांस लेते हैं। और दूसरा, यदि पानी ज़्यादा बरस गया तो ये दानेदार यूरिया पानी में बहुत जल्दी घुलता है, इनफैक्ट पसीने में मुट्ठी में भी घुल जाता है। तो इसको थोड़ा पानी मिला, ये घुल के यदि पौधे के जड़ से नीचे चला गया तो भी पौधे को नहीं मिलेगा। और ज़्यादा पानी बरस गया तो वो, जैसे इस साल बारिश बहुत हो रही है, किसी ने दोपहर को यूरिया डाला, 1 घंटे बाद बारिश हो गई, तो वो सारा पानी के साथ नीचे ज़मीन में चला जाएगा और हमारे भूजल को भी प्रदूषित करेगा। तो यानी हमने क्या किया, हमने खूब पैसा सब्सिडी दी, उससे सस्ता किसानों को उपलब्ध हुआ, लेकिन इस यूरिया की प्रवृत्ति, किसानों का दोष नहीं, यूरिया की प्रवृत्ति ऐसी है कि इसने हमारी वायु प्रदूषित की, जल प्रदूषित किया, और भूमि भी और भूजल भी, सब कुछ। तो अब ये वैज्ञानिकों को कई सालों से आवश्यकता लग रही थी कि ये तो गलत है, हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि यदि इस तरह से भूमि प्रदूषित होती रही तो हमारी उत्पादकता दिन पर दिन कम होती जाएगी। कुछ जगह तो खबरें आती थी कि आजकल जो ज़मीनें हमारी बंजर हो गई, 1973 में 1 किलो खाद डालने पर एक्स्ट्रा 12 किलो उपज प्राप्त होती थी, वो घट के अब 3 किलो पे आ गई। तो किसान भाई क्या कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि 4 गुना वापस लेनी है तो 4 गुना यूरिया, 2 गुना यूरिया डालने लग गए। तो ये एक तरह से कोड में खुजली जो होती है ना, उस तरह की कहावत चरितार्थ हो रही थी। पैसा भी जा रहा है, स्वास्थ्य भी जा रहा है, ज़मीन भी जा रही है। तो ये था कि लेकिन सरकार इसको एकदम से कैसे हटाए जब तक विकल्प ना हो। तो काफ़ी सालों तक वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, रिसर्च करके ये निकाला कि यदि हम इन्हीं यूरिया को, इन्हीं DAP को हम इतना बारीक टुकड़े में तोड़ दें कि वो पत्तियों के जो रोम छिद्र वगैरह होते हैं उनसे भी पौधा अंदर ले पाए, तो हमारे को वर्तमान की आवश्यकता में बहुत कम जरूरत पड़ेगी और ये हमारा पौधा ले लेगा तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी आवश्यकता पड़ी थी। जी, तो अभी दर्शक भाई बहन आप सब जाने कि आप जो परंपरागत यूरिया इस्तेमाल कर रहा था तो भी को एक समय के बाद की तरीके से नुकसान भी आपा ने सामने देखने में आयो, तो भी को विकल्प जो आयो है नैनो यूरिया के रूप में, और साथ में अभी देखो एक चीज़ आपा और देखा कि नैनो DAP भी आगे है अपने करने, तो हम दोनों को फायदो भी आपा जाना कि अब कहीं फायदो रहोगो इससे खेता में और किसान भाइयों के लिए। बिल्कुल, देखो हमने चूंकि यूरिया, दानेदार यूरिया की शॉर्ट कमिंग बताई जी, तो उसका विकल्प जब हम इसको बता रहे हैं तो नेचुरल है कि उससे कुछ चीज़ों का फायदा होगा, तभी किसान भाई इसको अपनाएंगे। बिल्कुल। तो पहली बात तो हम ये करेंगे कि ये बड़ी सौभाग्य और खुशी की बात है कि ये तरल नैनो यूरिया जो है ये सबसे पहली बार भारत में ही विकसित हुआ है। भारत को ही इसका पेटेंट इफ्को को मिला हुआ है पूरे विश्व में। और दूसरा ये है कि ये कीमत की यदि बात करें तो जैसा मैंने बताया था कि उसकी लागत अभी भी 2000 रुपये कट्टा आती है, किसान भाई को 267 रुपये में देते हैं, और ये किसानों के लिए एक बोतल जो है केवल 225 रुपये में उपलब्ध है, और इस पर कोई सब्सिडी नहीं है, तो देश पर आर्थिक बोझ भी नहीं है। दूसरा मैंने ये बताया था कि दानेदार यूरिया लगभग 30% काम आता है फसल के,
ये वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च कर लिया, 86% काम आ जाता है। इनफैक्ट कई जगह देखा गया चौड़ी पत्ती वालों में 90% से ज़्यादा ये हमारी फसलें ग्रहण कर लेती हैं। अच्छा। तीसरी चीज़ आप ये देखो कि हम लोग क्या करते थे कि खुराक की आवश्यकता पौधों को है, लेकिन पुराना सिस्टम यही था कि हम खुराक ज़मीन को देते थे। जी। ऐसा पानी में भी करते हैं, प्यास पौधे को होती है लेकिन पानी ज़मीन को पिलाते हैं, ज़मीन उसको देता है। उस वजह से ही ज़मीन खराब हो रही थी। अब जब हम इसका छिड़काव पौधे पे सीधा करेंगे जी। तो मनीषा देखो, जब पौधे पे सीधा छिड़काव किया, ज़मीन पे हमारी कोई चीज़ गिरी नहीं तो ज़मीन खराब नहीं होगी। बिल्कुल। 90% से ज़्यादा काम आ गया, जी। पैसे में भी बचत हो गई। तो ये किसानों को लाभप्रद हुआ कि नहीं हुआ? जी। अब चूंकि बात चली है तो मैं इसी तरह नैनो डीएपी का भी बता दूं। किसान भाइयों, जो डीएपी आप काम में लेते हो 1350 का एक बैग मिलता है आपको, उसकी भी स्थिति वही है। लगभग 1 करोड़ 10 लाख टन हमारे देश में खपत होती है। 50-1 लाख टन हमारे देश में बनता है, 50-55 हो जाता है और बाकी इंपोर्ट होता है। और जो अपने देश में बनता है उसका भी 100% कच्चा माल बाहर से आता है, आयात होता है। हमारे देश में फास्फोरस के रिजर्व डीएपी की कैटेगरी के नहीं है। अब जो विदेश से आएगा तो वही प्राइस वाली दिक्कत इसमें भी होती है। तो अभी भी ये डीएपी का जो एक कट्टा है वो लगभग 2.5 से 3 हज़ार के बीच में पड़ता है और किसान भाइयों को 1350 में मिलता है। और वो उसमें जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस के लिए डीएपी काम में लेते हैं। फास्फोरस का ज़मीन में गतिमान ज़्यादा नहीं होता, उसको जहाँ डाल दोगे पड़ा रहेगा, जड़ उसके पास जाएगी तो लेगा और थोड़े दिनों बाद वो अघुलनशील अवस्था में बदल जाता, अघुलनशील फॉस्फेट्स। अच्छा। तो अभी हमारी ज़मीन की कभी कभी हम जांच भी करें, ज़मीन में हो सकता है वो जांच में आ भी जाए लेकिन वो घुलनशील अवस्था में, उपलब्ध अवस्था में नहीं होता। तो उसके लिए भी ये नैनो डीएपी बनाया गया है। अब ये जो डीएपी की बोतल है ये केवल 600 की है, तो 2500 से किसान को 1350 में और किसान को ये केवल 600 में। इस पर भी कोई सब्सिडी नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं। अब ये भी वही चीज़ है कि हम चूँकि पत्तियों पर छिड़काव करेंगे, ज़मीन हमारी खराब नहीं होगी। तो इसलिए ये दोनों ही पौधों के लिए, फसलों के लिए और हमारे देश के लिए, हमारी ज़मीन के लिए, हमारे किसानों के लिए, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिर मैं कहता हूँ कि इनको उपयोग से सब्सिडी बचेगी तो सरकार हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेगी, सड़कें, बिजली, पानी, सबकी सुविधाएं बढ़ेंगी। बिल्कुल। तो मतलब कई तरह का फायदा आप आना इससे हो सकेगा कि जो पैसा आप सब्सिडी में जा रहे हो वो भी आप अपने विकास में लागोगो, वो कार्य में काम आओगो। तो इस तरीके से आप फायदा भी जाना नैनो उर्वरक का। अब आप जानागा कि आपको इस्तेमाल को तरीकों कहीं है, कहीं सावधानी अपने किसान भाई बहना ने के छिड़काव में रखनी है, कहीं होना चाहिए। तो उपयोग का तरीका नैनो यूरिया का तो सीधा सीधा छिड़काव का है जी। पत्तियों पे छिड़काव करना है। अब मैं जब बोल रहा हूँ कि पत्तियों पे छिड़काव करना है तो इसका मतलब पत्ती तो होनी चाहिए, पूरी विकसित पत्ती होनी चाहिए। तो पहले तो मात्रा आ गई, कितनी मात्रा का छिड़काव करना है। मोटे तौर पर वैसे तो हमने हर फसल के लिए अलग अलग इसके वो बना दिए हैं चार्ट, हमारी जितनी भी सहकारी समितियां हैं सब पर गांव-गांव में मीटिंग करके पहुंचाए भी हैं। वो यहाँ तो हम हर फसल का नहीं करेंगे, समय की सीमित है, लेकिन फिर भी 4 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में इसको घोल के काम में ले सकते हैं। तो ये जो एक ढक्कन है 25 ml का है। अच्छा, एक ढक्कन 25 ml का है जी। तो जब अपन 4 ml बोलते हैं 1 लीटर में, तो मोटे तौर पर 6 लीटर के लिए एक ढक्कन पर्याप्त हो गया। 6 लीटर में एक ढक्कन आप डाल सकते हैं। तो इसी तरह से आप उसको काम में ले सकते हैं छिड़काव के लिए। लेकिन छिड़काव के लिए जैसे मैंने कहा कि पत्ती पूरी विकसित हो जाता जी। पत्ती पूरी विकसित होती है। अलग अलग फसलें, चौड़ी पत्ती वाली में 25 से 30 दिन में हो जाती हैं, जो संकरी पत्ती वाले हो 35 दिन ले लेते हैं। तो चूंकि पत्ती से ही लेना है तो पत्ती का पूरा डेवलप होना आवश्यक है। मतलब एक इस्तेमाल आप जब भी कर सकें जब पौधे में पत्तियां आ चुकी हो। बिल्कुल। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखो, अब किसी फसल में 35 दिन की अवस्था में पत्ती आती है, छिड़काव करना, तो 35 दिन तक भी तो नाइट्रोजन चाहिए जी। तो हम अभी किसान भाइयों से यही आग्रह कर रहे हैं कि वो सालों से 50 साल से जो दानेदार यूरिया काम में लेना है उसको बंद ना करें जी। सही में तो अपने देश में जो यूरिया के कारखाने हैं वो तो चलते ही रहेंगे। इंपोर्ट पे फिलहाल प्रथम हम इंपोर्ट से अपनी वो डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं। तो ये है कि जो किसान भाई 2 कट्टे काम में ले रहे हैं तो वो 1 कट्टा दानेदार यूरिया काम में लें और 1 कट्टे की जगह इसको काम में ले लें, तो उनको वो काम हो जाएगा। इसी तरह डीएपी की जो बात है, इसको 2 स्टेप होते हैं इसको काम में लेने के। हम पहले बीज को उपचारित करें, क्योंकि बीज को, पौधे को उगते समय भी फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो बीज को उपचारित करें और ये 1 ढक्कन 25 ml का 5 किलो बीज के लिए पर्याप्त है सामान्य तौर पर। सरसों में थोड़ी बीज की मात्रा कम होती है तो इसकी मात्रा बढ़ा दें, ताकि वो किलो के हिसाब से चलेंगे। तो जहाँ गेहूं में 1 बीघा में 20 किलो चाहिए, वहाँ 1-1.25 किलो में काम चल जाता है सरसों में, तो वो बढ़ा दें और बची हुई मात्रा का 30 दिन बाद पौधों पर छिड़काव कर दें। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है
इसको किसान भाई इस तरह काम में लेंगे। डीएपी के लिए भी हम लोग ये कह रहे हैं किसान भाई जो 2 कट्टे डीएपी काम में ले रहा है वो 1 कट्टा डीएपी काम में ले, यानी जो मात्रा फास्फोरस की डीएपी की फसल में डाल रहे हैं उसको आधा कर दें और आधे की जगह इसको काम में ले लें। जब नई आई थी तो हम किसान भाइयों से यही कहते थे कि भाई आप कोई बात नहीं, आपका 10 बीघा है तो आप मात्र 2 बीघा में काम में लेके देखें, आप खुद संतुष्ट हो जाओगे तो फिर अपने आप पूरे खेत में काम में लेंगे। ये इसका छिड़काव का तरीका है, उपयोग का तरीका है। बाकी सावधानियां तो विशेष कुछ नहीं है। एक तो हम कोई भी चीज़ की छिड़काव करें, ये सभी के लिए, कोई कीड़ा मारने की दवाई, कोई बीमारी भगाने की दवाई, जब छिड़काव कर रहे हो तो एक ये देखें कि जैसे हवा सामने से आ रही हो तो आप हवा की दिशा में ना चलें, नहीं तो दवाई वापस आपके ऊपर आएगी। कभी भी काम में लें तो इनको हिला के लें अच्छी तरह से, ये हो या कोई भी हो, उनको आराम से हिला के काम में लें। और कट नोजल या फ्लैट फैन नोजल जो होते हैं उससे काम में लेंगे तो उससे एक ये ध्यान रखें कि धुआं जैसा बनना चाहिए। मोटी धार जाएगी तो वो पत्तियों के ऊपर से जाती हुई नीचे गिर जाएगी, अच्छा, तो वो पौधे को पूरा मिलेगा नहीं। तो बिल्कुल धुआं बनता हो, वो पूरी पत्तियों को तर कर दे। और बाकी तो कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं कि मुंह पे अपना मास्क लगा लें और हाथों में ग्लव्स पहन लें, कहीं कटा हुआ हो तो दवाई ना जाए। लेकिन ये दोनों जो हैं ये सेफ हैं, इनकी पूरी जांच की गई है। भारत सरकार ने जब इसको परमिशन दी है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में डाला है, तो 56 पैरामीटर पे इसकी जांच की है। इवन यहाँ तक जांच की है कि भाई जो छिड़केगा उसकी चमड़ी पे कोई इसका दुष्प्रभाव ना हो। इवन आपको पता है कि परागन की क्रिया में मधुमक्खियाँ काम आती हैं, तो कहीं मधुमक्खी के ऊपर इसका दुरुपयोग नहीं हो। सब चीज़ों में पास होने के बाद ही सरकार ने इसको किसानों के लिए लागू। जी, मतलब मधुमक्खियाँ तक पे भी कोई दुष्प्रभावी चीज़ को नहीं है। तो अगर भाई कई किसान भाई ना डर रहे कि आप वो नयो है, एक तो नई चीज़ कोई थोड़ी झिझक रहे आप जब इस्तेमाल करा, तो कई किसान भाई ना डर भी रहे कि भाई आप जहाँ पशु भी पाल रहे हैं तो पशुआन आप चारों अपने खेत में से दे रहा और आप अगर नैनो यूरिया और सब छिड़काव करे डीएपी वगैरह को, तो कहीं आप वो चारों अपने जानवरों ने दे सका हाँ या नहीं दे सका, तो भी कोई बिग डर है। तो देखो 2 चीज़ होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं जी, वो तो बेसिकली मारने के लिए होती है, चाहे फफूंद को मारने के लिए, कीड़े को मारने के लिए, ये तो केवल पोषण है। अच्छा, किसान भाई पहले भी यूरिया देते ही थे और डीएपी भी देते थे। यूरिया दिए हुए को 2 दिन बाद काट भी लेते थे, ये इसमें भी डीएपी और यूरिया ही है। तो किसान भाई ये ध्यान में रखें, हम कोई नई चीज़ नहीं दे रहे, हम सिर्फ डीएपी यूरिया को ही रिप्लेस करके तरल अवस्था वाले डीएपी यूरिया को काम में ले रहे हैं। मतलब चीज़ वही है, बस एक रूप बदल गया है, रूप बदल गया। तो अभी वो तरल रूप में आपने सामने आयो है और चीज़ वही है जो आप पहले इस्तेमाल करे। तो बेझिझक आप अपने जानवरों जो चारों आप खिला रहा था बी हिसाब से आप इन्हें खिला सका। अब जब कीटनाशी की बात आप करिए कि भी कीटनाशी को भी छिड़काव कराया करें, तो कहीं ये नैनो यूरिया वगैरह ने मिला के भी छिड़काव करे जा सके है। हाँ, देखो क्या था कि जब ये काम में जब नया आया ना, तो हम किसान भाइयों से मिले तो किसान भाइयों का एक सामान्य वो था कि साहब ये छिड़काव करने से काम एक बढ़ जाता है जी। तो हमारे वैज्ञानिकों ने करीब 40 तरह के रसायनों पे तो उपयोग करके देख लिया है कि वो आराम से कंपेटेबिलिटी टेस्ट बोलते हैं उसको, जार टेस्ट भी बोला जाता है, तो वो करके देख लिया है। और अधिकांश जो रसायन हैं उनके साथ ये कंपेटेबल हैं और उनके साथ मिला के छिड़काव किया जा सकता है। बल्कि अब तो हम किसान भाइयों को बताने लग गए हैं कि भाई जब इसका छिड़काव करना है तो यदि हम 35 दिन की अवस्था बोल रहे हैं, 35 दिन की अवस्था पे आपको फसल पे कोई भी छिड़काव करना है तो किसान भाई उसके साथ ही इसको मिला के छिड़काव कर ले। आपका छिड़काव का कोई खर्चा एक्स्ट्रा लगेगा ही नहीं जी। जो फ़ायदा होना वो भी हो गया और खर्चा कोई नहीं लगेगा। हाँ, फिर भी चूंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं एक छोटा सा किसानों को जार टेस्ट की विधि बता देता हूँ। अपने 2 ये जैसे हमारे सामने पानी के 2 कांच के गिलास भरे हुए रखे हैं, जैसे 2 गिलास ले लें, 2 कप ले लें, 2 मग्गे ले लें, उनमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में आधा पानी भर लें और जो 2 चीज़ें आपको मिलानी है, चाहे 2 दवाइयाँ हो, एक नैनो यूरिया और साथ में कोई दवाई हो, वो आधा चम्मच, एक चम्मच उसमें घोल लें और घोल के दोनों घोल को आपस में मिलाएं, मिला के एक डंडी से हिलाएं, 15 मिनट आधा घंटा छोड़ दें। ये 1 टाइम काम है, आधा घंटा छोड़ दें। यदि वो घोल का रंग वैसा का वैसा ही रहता है तो आप आराम से काम में ले सकते हैं। यदि वो आपस में लड़ने वाले होंगे तो क्या होगा कि घोल फट जाएगा या उसमें नीचे कुछ बैठ जाएगा या ऊपर झाग आ जाएंगे। उस स्थिति का मतलब है कि वो दोनों जो आप डाल रहे हो वो दोनों दोस्त नहीं है, उनको न मिलाएं। बाकी मोटे तौर पर हमने लगभग काफ़ी 40 से ज़्यादा उपयोग करके देख लिए, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत किसान भाई इनको उपयोग में ले रहे हैं जी। तो मतलब फिर भी अगर आप कोई कीटनाशी इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हें मिला रहे हैं तो एक बार आपने चेक कर लेना चाहिए। जो विधि सर बताइए भी हिसाब से आप काम में देख सका कभी वो काम करेगा सही है या नहीं है, घोल नापा बना कर देख लेवांगा। एक आप देखा कि जब आप समझ लो नैनो यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं,
अब शीशी में से आप आधो यूज़ कर लियो हाँ और फिर भी आधो बच रहे तो भी बचे हुए ना आप की तरीके से रखना जहाँ घर में भी आप रख रहे हैं बच्चा भी है तो आप की तरीके से सावधानी बरतनी है। देखो वैसे तो ये पूरी तरह बायो सेफ है जी, लेकिन और दूसरा ये भी होता है कि ये केवल आधा लीटर की बनी हुई है, तो आधा लीटर की बोतल मोटे तौर पर छिड़काव करते हैं तो 1 एकड़ में ही पर्याप्त हो जाती है ना। तो ऐसा मोस्टली तो बचने का चांस नहीं, फिर भी हो सकता है जैसे हम नैनो डीएपी की कहते हैं कि भाई शुरू में बीज में मिला लो, बची हुई मात्रा को छिड़काव करना है। तो बस उसमें यही है कि बच्चों की पहुंच से दूर अच्छी तरह टाइट बंद करके, और ऐसा नहीं धूप में ना रखें, कहीं भी छाया में आले में ऊपर रख दें सुरक्षित। बस इतनी सी सावधानी और कोई ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि इसमें कोई वैसे विशेष दवाई नहीं है, ये डीएपी यूरिया ही है। डीएपी यूरिया के कट्टे भी पड़े रहते हैं किसान भाई के, ऐसे ये भी पड़े रहते हैं, इसलिए ऐसे कोई तो मतलब ज़्यादा घबराने की आपको नहीं, जरूरत बिल्कुल नहीं किसान भाई आश्वस्त रह सकते हैं। जी, तो बिल्कुल आप इस्तेमाल देखो, इको फायदो भी आप देखो। अब किसान भाई जानना चाहोगा कि भाई एक खरीदे कट से आने हाँ, तो कई जगह देखो इफ्को का मुख्य जो उर्वरक या उत्पाद हैं वो देश की लगभग सारी सहकारी समितियों में मिलते हैं जी। इसके अलावा कुछ जगह सहकारी समितियां जहां पर्याप्त काम नहीं करती किसी कारणों से या बंद पड़ी हैं, या बड़ा गांव बड़ा कस्बा है, वहां पर इफ्को ने अपनी 2 संस्थाएं IFFDC और इफ्को ई बाजार की फ्रेंचाइजी के रूप में कुछ और भी उपलब्ध करवा रखा है। तो उन सब जगह पर आपको ये आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। और इस पर सबसे अच्छी बात है कि कोई किसी तरह का, जैसे हम देखते हैं कि जब शॉर्टेज आती है तो कई जगह पे अधिक पैसा वसूल करना शुरू कर देते हैं। इसमें वो कोई झंझट नहीं है, किसान भाई को बिल्कुल कोई अधिक पैसा नहीं वसूल करेगा। जी, तो एक आप देखा कि परंपरागत बोरे की अगर बात करता कि भाई एक बोरो जठे लगे बट आपने एक बोतलिया इस्तेमाल हो रही है, तो ये तकनीक एक बार फिर सावधान कई तकनीक में इस्तेमाल करी गई है इसे। देखो पहले मैंने बताया कि हमने जितना काम में ले रहे हैं मोटा दाना, वो 30% काम आ रहा है। वो काम 30% काम आने का वजह है कि हम उसको ज़मीन पे दे रहे थे। अब हमने एक सिंपल, ये टेक्निक भी नहीं है, सिंपल एक वो लॉजिक है कि हम पत्तियों के ऊपर देंगे, पौधे पे कोई ही देंगे डायरेक्ट, पत्तियां सीधा अंदर ले लेंगी। तो ये, और लेकिन पत्तियों को अंदर लेने के लिए जो रोम और छिद्र होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं। अच्छा, उनसे केवल नैनो फॉर्म का भी मैं अपने किसान भाइयों को बता दूं, किसान भाइयों 1 मीटर जो होता है, और बल्कि हम चूंकि टीवी पे ये तो यूँ बता सकते हैं, तो गाँव में नापते थे 1 मीटर, इस 1 मीटर को 1 अरब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो एक टुकड़ा 1 नैनोमीटर कहलाता है। तो इन दोनों का ही जो इनमें अपने पोषक तत्व हैं वो नैनोमीटर साइज में, तो ये इतना छोटा बना दिया कि नैनोमीटर में आ गया, तो ये पत्तियों के छेदों से उसके अंदर जा सकता है। ये सिंपल टेक्नोलॉजी है। अब इसको किस टेक्निक से तोड़ते हैं, और वो तो चलो अपनी किसान भाइयों के उपयोग की भी नहीं है, लेकिन हाँ ये बता सकता हूँ मैं, तोड़ने के बाद भी उनके ऊपर पॉलीमर की कोटिंग होती है, वो भी ऑर्गेनिक जैविक की, ताकि वो पौधे के अंदर जब जाता है तभी उसकी प्रतिक्रिया शुरू होती है, तभी वो किसान मतलब पौधे को उपलब्ध होना शुरू होगा। ये इसकी मोटे मोटे किसान के समझने लायक तकनीक यही है। मैंने भी ये समझा, क्योंकि मैं भी इंजीनियर नहीं हूँ, BSc एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ, तो किसान भाई के लायक ही मैं हूँ। एक चीज़ मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, जैसे आपने छिड़काव का भी पूछा था, इफ्को ने भी इस संबंध में काफ़ी किसान भाइयों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। हमने 150 जगह राजस्थान में ट्रैक्टर वाले स्प्रेयर दिए, और करीब 4000, बल्कि हमारी जितनी भी सहकारी समितियाँ जिन्होंने भी शुरू में नैनो यूरिया किसानों के लिए उपलब्ध करवाया था, लिया था हमसे, उन सबको ये जो अपनी बैटरी वाली जो 15 लीटर वाली टंकी है, ढोल की बोलते हैं हमारे, वो भी उपलब्ध कराए थे कि जहाँ पर जिन किसान भाई के पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, किसान भाई वो ले जाए, छिड़काव करके वापस ले आए। 150 ट्रैक्टर वाले स्प्रेयर हमने जो बेरोजगार युवा थे उनको उपलब्ध कराए, और उन लोगों से निवेदन किया था कि चूंकि हमने मूल आपकी कैपिटल नहीं लगी, हमने दे दिया, तो आप किसान भाई को सस्ती दर पे छिड़काव उपलब्ध करवा दें। और अभी हमने लगभग 153 ड्रोन जो है वो हमारे एंटरप्रेन्योर मॉडल पे राजस्थान में उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें 1900 ड्रोन दीदियाँ हैं। वो सब किसानों के खेतों पे जाके नैनो का, और नैनो के साथ नैनो यूरिया DAP के साथ साथ और जो किसान भाई छिड़कना चाहते हैं वो मिलाकर उनके खेतों पे रियायती दर पर छिड़क रहे हैं। तो प्रति एकड़ हमने उनको ये तय किया है कि 100 रुपये प्रति एकड़ इफ्को उनको भुगतान करेगी, किसान की 100 रुपये प्रति एकड़ छिड़काव की बचत भी हो जाएगी। तो इफ्को का मकसद यही है कि ये नई टेक्निक है, हमारे किसान भाई इसको अपनाएं,
और लाभान्वित हो, हमारी ज़मीन, पर्यावरण, स्वास्थ्य सब बचे, सब जी। सुधरे। मतलब आ तो तकनीक है ही नहीं अपनी, नैनो यूरिया री तकनीक और नैनो डीएपी तकनीक नहीं आई है, भी के साथ साथ छिड़काव की भी नई नई तकनीक आ रही है। बिल्कुल, आजकल ड्रोन के प्रति किसानों का काफ़ी उत्सुकता है, जागरूकता भी है। इसमें ये फायदा होता है कि 1 एकड़ क्षेत्र मात्र 10 से 15 मिनट में छिड़काव हो जाता है। मतलब छिड़काव में भी आसानी अपने किसान भाइयों के रहेगी अगर वह नैनो यूरिया, नैनो डीएपी को इस्तेमाल जी करेगा। हाँ। तो आज बहुत सारी जानकारी आज आप नैनो उर्वरकों के बारे में ली, तो ये जानकारी देने के लिए सुधीर जी आप पधारा और जानकारी दी हमारे दर्शक भाई बहनों ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और फिर मिलांगा दर्शक भाई बहनों एक नए विषय के साथ, जब तक दो इजाज़त, राम राम। राम राम, किसान भाइयों को भी राम राम।